अब जो है हमारे पास यहाँ पर इफ स्टेटमेंट आ जाएगा। कंप्यूटर साइंस क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 इफ स्टेटमेंट। ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट बेसिकली होती क्या है, इसकी अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल लें तो इफ स्टेटमेंट ये होती है कि रियल लाइफ में भी बहुत सारे हम जो है डिसीजंस करते हैं कि अगर ये हुआ तो ये होगा, अगर ये हुआ तो ये होगा। तो कंप्यूटर के स्ट्रक्चर में भी जो कुछ ऐसी कंडीशंस हम बनाते हैं अपनी तरफ से कि अगर ये हुआ, ठीक है, लेट्स सपोज अगर हम एग्जांपल ले लें, ठीक है, कि अगर जो है यूजर ने बटन पर क्लिक किया, ठीक है, तो वो उसे रिडायरेक्ट करके जो है नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा। ठीक है। अगर यूजर ने सबमिट के बटन पर क्लिक किया तो उसका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर यूजर ने जो है एल्स सबमिट के बटन के अलावा अगर कैंसिल बटन पर क्लिक किया तो उसका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा और वो रिडायरेक्ट होके किसी और स्क्रीन पे चला जाएगा, यानी किसी दूसरी स्क्रीन पे। ठीक है। इस तरह जिस तरह हम रियल लाइफ में भी डिसीजन करते हैं, अपने फैसले करते हैं कि अगर ये हुआ तो ये होगा, अगर ये हुआ तो ये होगा, इसी तरह कंप्यूटर में भी हम मुख्तलिफ किस्म की जो है स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है। इफ एल्स यानी अगर जो है यूजर ने सबमिट के बटन पर क्लिक किया ये होगा, अगर सबमिट से हटकर बटन पर क्लिक किया तो ये होगा, यानी मुख्तलिफ किस्म की हम कंडीशंस बनाते हैं। ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या है हम ये देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं है। इफ सबसे पहले हम लिखते हैं कंडीशन, ठीक है, और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस डाली, ठीक है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट बंद। ठीक है। ये इफ स्टेटमेंट का जो है हमारा यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है। यानी इफ के अंदर जो है हम क्या देते हैं, कंडीशन। कंडीशन आपकी कोई सी भी हो सकती है, और यहाँ पर कंडीशन के अंदर जहाँ पर आपको ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट नजर आ रहा है इसके अंदर जो है हम स्ट्रक्चर देते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स कि हम इफ स्टेटमेंट किस तरह लिखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अब हम अपने प्रोग्राम के थ्रू जो है अब हम देखेंगे कि हम इफ स्टेटमेंट जो है हम के इफ स्टेटमेंट का यूज करके हम अपना प्रोग्राम जो है किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम हेडिंग यहाँ पर दे दें यूजिंग इफ स्टेटमेंट टू राइट ए प्रोग्राम। ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब हम इफ स्टेटमेंट का यूज करके हम यहाँ पर अपना प्रोग्राम लिखेंगे। यहाँ पर हम सी लैंग्वेज का यूज करेंगे क्योंकि आपके कोर्स के अंदर भी जो है क्लास 10 के अंदर सी लैंग्वेज का यूज हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर हम सी लैंग्वेज का यूज करेंगे। और इसको मैं नोटपैड पर इसलिए रन कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हम ट्राई रन कर रहे हैं। हम इसको कंपाइलर पर भी एग्जीक्यूट कर सकते थे, पर अभी आपका पैटर्न कुछ यूँ है कि आपने पेपर में भी ट्राई रन नहीं करना है, कंपाइलर पर एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, तो इसलिए मैं आपको नोटपैड पर लिखवा रहा हूँ ट्राई रन करके। ठीक है। तो सबसे पहले हम अपनी लाइब्रेरीज लिख लेते हैं। ठीक है। हैश इंक्लूड studio.h। ठीक है। और यहाँ पर एक और लाइब्रेरी लिख लेता हूँ, हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है। ये आपकी लाइब्रेरीज हैं, ये आएंगी आएंगी हमेशा। ठीक है। और यहाँ पर हम void main लिखेंगे। void main के अंदर जो है हमने यहाँ पर void लिख दिया। void का मतलब ये है कि ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, यानी ये बॉडी जो है हमारी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगी। ठीक है। और यहाँ पर हमने ब्रैकेट डाल दी, सॉरी, यहाँ पर हमने कर्ली ब्रैकेट डाल दी। तो ये हमारा कुछ सिंटैक्स है जो हमारे हर प्रोग्राम के अंदर लाजमी आएगा। ऊपर लाइब्रेरीज आएंगी, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच और हैश इंक्लूड कॉनियो डॉट एच और void main। ठीक है। और void main के अंदर अगर आप void लिखना चाहें तब भी ठीक है, अगर नहीं भी लिखते तो कोई मसला नहीं। यहाँ पर हमने void लिखा है, इसका ये मतलब है कि ये हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। वैल्यू उस सूरत में रिटर्न करता है जब हम इसके अंदर फंक्शन बनाएं, तो फंक्शन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैं आपको जस्ट मैंने ये सिंपल ये बता दिया, अगर अभी मैं आपको बता दूंगा तो आप थोड़ा सा पजल हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। ये void main जस्ट लाइक जिस तरह HTML में हमारी बॉडी थी, void main यहाँ पर हमारी क्या है, void main के अंदर सारे का सारा कंटेंट आएगा, यानी void main क्या है, मेन बॉडी है। void main के अंदर सारे का सारा हमारा यहाँ पर कंटेंट आएगा।
तो सबसे पहले अगर हमने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो वेरिएबल किस तरह हम डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर वेरिएबल के अंदर इंटीजर वैल्यू आएगी तो इंट से डिक्लेयर करेंगे, यानी जिस तरह जो है इंटीजर वैल्यू आप कह लें, अगर आपकी 5 6 7 8 यू फॉर्म में होगी। अगर आपके वेरिएबल के अंदर जो है क्या नाम है कि इंग्लिश के लेटर्स होंगे तो आप उसको कैर से जो है डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। और अगर आपके वेरिएबल के अंदर जो है पॉइंट में वैल्यू होगी तो आप उसे फ्लोट से डिक्लेयर करेंगे। तो इस प्रोग्राम के अंदर हमारे पास यहाँ पर इंटीजर वैल्यू है, हमारे वेरिएबल के अंदर इंटीजर वैल्यू होगी तो इसलिए हमने int से डिक्लेयर किया और यहाँ पर इसको हमने क्या दे दिया, वेरिएबल नेम, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, वेरिएबल नेम। ये मार्क्स जो है हमारा यहाँ पर वेरिएबल नेम है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आगे हमने प्रिंट एफ स्टेटमेंट का यूज़ किया, ठीक है। प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर जो है हमने यहाँ पर बैक स्लैश डाली, ठीक है, बैक स्लैश एन डाला। बैक स्लैश एन हमने इसलिए डाला ताकि ये जो कंटेंट है ये नेक्स्ट लाइन के अंदर हमें ले जाए, ठीक है। इंटर योर मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पर हमने पैरेंथेसिस बंद किए, एंड में हमने सेमीकोलन लगाया। जो भी चीज़ हम कोटेशन के अंदर लिखते हैं इसका मतलब है ये स्ट्रिंग है, यानी स्ट्रिंग स्ट्रिंग है, यानी इसको कोई वेरिएबल देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्ट्रिंग हमारे पास क्या होता है, जिस तरह लेट्स सपोज, सॉरी, स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट कुछ यूँ है प्रोग्रामिंग के अंदर कि जब हमने नॉर्मल टेक्स्ट लिखना हो तो तब उसे हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी चीज़ हम लिखते हैं वो हमारी यहाँ पर क्या डिक्लेयर होगी, स्ट्रिंग डिक्लेयर होती है, ठीक है। और यहाँ पर फिर हम स्कैन एफ फंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है, स्कैन एफ, ठीक है। और स्कैन एफ के अंदर जो है हमने यहाँ पर %d फंक्शन का यूज़ किया, ठीक है, %d, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमने आगे कोमा डाला और अंदर एंड, और हमने यहाँ पर मार्क्स लिख दिया, ठीक है। और ये आगे करली पैरेंथेसिस से हमने बंद कर दिया। अब ये यहाँ पर जो है %d ये हमारा क्या करता है, %d का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर जो है जब हमने जो है यहाँ पर इंटीजर वैल्यू को जो है यहाँ पर हमने %d हमारे पास दरअसल फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ठीक है। ये डेसिमल यानी इंटीजर वैल्यू को जो है यहाँ पर प्रिंट कराने के लिए यूज़ होता है। और जबकि स्कैनफ फंक्शन हमारा इसलिए यूज़ होता है कि जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें और एग्जीक्यूशन के बाद किसी वेरिएबल को जो है अगर हमने वैल्यू देनी हो तो तब हम स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। और %d हमने यहाँ पर इसलिए यूज़ किया कि इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराएगा। और %d हमारे पास यहाँ पर इंटीजर वैल्यू को डिक्लेयर प्रिंट कराने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि ये जो मार्क्स वेरिएबल है इसके अंदर हमारी इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी, तो इसीलिए यहाँ पर हमने %d लगाया। अगर इंटीजर के अलावा कैरेक्टर वैल्यू होती तो हम कोई और फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाते, ठीक है। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर आपके चैप्टर नंबर 3 के अंदर है, ठीक है। और अब हम यहाँ पर जो है अपनी कंडीशन का यूज़ करेंगे, इफ़ कंडीशन का, ठीक है, मेन। तो यहाँ पर इफ़, ठीक है, मार्क्स ग्रेटर देन 32, ठीक है, ये हमने यहाँ पर इफ कंडीशन लगा दी। हमारा सिंटैक्स यही था ना, पहले हम कंडीशन लिखते थे, ये हमने मार्क्स ग्रेटर देन 32 इफ स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन लिख दी, ठीक है। और आगे हमने कर्ली ब्रेसेस डाली, ठीक है, और कर्ली ब्रेसेस से इसे क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर जो है अब हम यहाँ पर अगर मार्क्स ग्रेटर देन 32 हुए तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम प्रिंट कराएंगे। प्रिंट किस तरह कराते हैं सी के अंदर, प्रिंट एफ से, ठीक है। प्रिंट एफ से हम प्रिंट कराएंगे, हम यहाँ पर \n डालेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है नेक्स्ट लाइन से हमारा कंटेंट स्टार्ट होगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड, ठीक है। यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड, और यहाँ पर हमने इन्वर्टेड कॉमास बंद किया, ठीक है।
इन्वर्टेड कोमास को हमने यहाँ पर बंद किया और यहाँ पर अपनी पैरेंथेसिस को बंद किया, यानी अब हमने यहाँ पर अपना नॉर्मल टेक्स्ट जो है हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया, या फिर और यहाँ पर हमने एंड में सेमीकोलन लगाना है। ठीक है, सेमीकोलन के बगैर हमारा प्रोग्राम रन नहीं होता। और यहाँ पर हम अगर एक और मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं, यहाँ पर \n डाला और यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, या फिर जो है हम लिखते हैं कोई और मैसेज, यू आर अवॉर्डेड विद ए फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, और ये हमने यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर दी और यहाँ पर जो है हमने सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, ये लाइब्रेरीज है हमारी। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये हमारी लाइब्रेरीज है। ठीक है, ये हमारी लाइब्रेरीज है और ये हमारे फंक्शन की क्या है, जिस तरह HTML में हमारी बॉडी होती थी, तो void main क्या है, void main के अंदर हमारे सारे का सारा जो है कंटेंट आता है। ये कंटेंट सारे का सारा किसके अंदर आया, void main के अंदर। यहाँ पर सबसे पहले int marks, यानी marks हमारा वेरिएबल नेम है और int जो है हमारे पास क्या है, ये वेरिएबल नेम के अंदर कौन से टाइप का डेटा स्टोर होगा। हम यहाँ पर इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हमने int रखा। अगर यहाँ पर जो है हम लेट सपोज के अगर हम यहाँ पर इंटीजर से हट कर डेटा स्टोर करना चाहते हैं पॉइंट की फॉर्म में, तो यहाँ पर हम फ्लोट से डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल को। या फिर अगर हम वेरिएबल के अंदर जो है अगर कोई हम लेटर्स लिखते हैं इंग्लिश वाले अल्फ़ाबेट्स, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, हम यहाँ पर कैरेक्टर लिखते हैं, डेटा टाइप। ठीक है, ये इंट इज बेसिकली अ डेटा टाइप आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया। फिर प्रिंट एफ आप इसलिए यूज करते हैं कि किसी वैल्यू को जो है हमने यहाँ पर प्रिंट कराना हो। ठीक है, और /n का इसलिए यूज करते हैं नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। और scanf फंक्शन हम इसलिए यूज करते हैं कि जब जो है हमने किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना हो और एग्जीक्यूट के दौरान जो है किसी वेरिएबल को वैल्यू देनी हो, यानी ये वेरिएबल को एग्जीक्यूट करता है फिर उसको जो है वैल्यू असाइन करनी हो, तब जो है scanf फंक्शन का हम यूज करते हैं। ठीक है, scanf फंक्शन का बेसिकली कॉन्सेप्ट भी यही है। ठीक है, वेरिएबल से वैल्यू गेट करने के लिए जो है scanf फंक्शन यूज होता है, यानी जो भी जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा आप वेरिएबल को कोई वैल्यू देंगे, scanf फंक्शन उन वैल्यू को गेट करने के लिए यूज होता है। यहाँ पर फिर ये आपकी इफ स्टेटमेंट आ गई, कंडीशन इफ मार्क्स ग्रेटर देन 32, आगे हमने मैसेज प्रिंट कर दिए। ठीक है, और यहाँ पर आपका प्रोग्राम खत्म हो गया। अब आपके प्रोग्राम की आउटपुट कुछ इस तरह की होगी। ठीक है, नीचे मैं आपको ड्राई रन में आउटपुट अगर बना के दूं तो आपके प्रोग्राम की आउटपुट कुछ इस तरह की होगी। ठीक है, पहला जो है अगर आपके मार्क्स जो हैं 32 से ज़्यादा हैं, ठीक है, सबसे पहले आपसे पूछेगा कि इंटर योर मार्क्स। ठीक है, उसने ये पूछना है। ठीक है, इंटर योर मार्क्स। आपने लेट सपोज यहाँ पर यूज़र है, उसने इंटर किया 67। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या लिखी हुई है, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 32, तो यहाँ पर हमें दो मैसेज दिखेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड, और फिर उसके बाद दिखेगा यू आर अवॉर्डेड विद ए फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, तो ये हमारी आउटपुट आएगी। तो scanf फंक्शन का भी बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है, वेरिएबल से वैल्यू गेट करने के लिए scanf फंक्शन जो है हमारा यूज होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारे पास वेरिएबल हमारे पास कौन सा था, मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसी मार्क्स वेरिएबल के अगेंस्ट हमने मैसेज प्रिंट करवाया था कि यहाँ पर यूजर अपने मार्क्स एंटर करे। ठीक है, तो यहाँ से आउटपुट में जो है हमें पूछा गया कि जी आप अपने मार्क्स एंटर करें। तो scanf फंक्शन ने यहाँ पर क्या किया कि जब यूजर ने अपने मार्क्स एंटर किए उससे वेरिएबल की वैल्यू गेट कर ली। जब वेरिएबल की वैल्यू गेट की उसको इस कंडीशन से जो है कंपेयर कर लिया, और अगर यहाँ पर जो है हमने कंडीशन रखी, ठीक है, कि अगर मार्क्स 32 से बड़े हैं तो आप पास हो जाएंगे। तो ये थी आपकी इफ स्टेटमेंट। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।